शौहर लीबिया में नौकरी करता था। बच्चों को स्कूल छोड़ने और ले जाने का काम मैं खुद करती थी। एक रोज बच्चों को स्कूल छोड़ने गई तो एक पठान ने अपनी गाड़ी मेरी गाड़ी के पीछे लाकर लगा दी। मैंने 2-4 जली कटी सुनाई और चल दी, मगर अगले रोज फिर से पठान मेरी गाड़ी का पीछा करने लगा। मैंने गाड़ी रोक कर पठान से वजह पूछी तो कहने लगा कि अपना नंबर दो। मैंने जान छुड़ाने के लिए अपना एक पुराना नंबर उसको दे दिया और खुद वहां से भागकर घर आ गई। मगर रात हुई तो मेरे होश उड़ गए जब आधी रात को पठान मेरे घर रात के 12:30 बज रहे थे जब एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। उसी पल बिजली भी जा चुकी थी। पूरा घर घूप अंधेरे में डूब चुका था। बच्चे तो पहले ही गहरी नींद में सो चुके थे, मगर उसी पल बादल गरजे और तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। आज सुबह से ही मौसम खराब था और हल्की हल्की बारिश हो रही थी, मगर अब अचानक से बारिश का तेज होना और बिजली का चले जाना मुझ जैसी मजबूत आसाब की औरत का भी दिल दहला चुके थे। इस कदर शदीद बिजली तो आज से पहले कभी भी नहीं चमकी थी। मेरे शौहर ने जब मेरी कपकपाती हुई आवाज़ सुनी तो कहने लगे, क्या हुआ नौरी, तुम इस कदर डरी हुई क्यों लग रही हो? खैरियत तो है? मैंने फौरन अपने चेहरे पर आया पसीना साफ किया और कहने लगी कि कुछ नहीं, यहाँ का मौसम ही ऐसा है। और फिर दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने वैसे ही मुझे परेशान कर दिया। शौहर को बताया तो वो भी अचंभे से कहने लगा कि आखिर इस वक्त दरवाजे पर कौन हो सकता है, वो भी आधी रात को। मैंने फ़ोन कान से हटाकर दूसरे कान से लगाया और बोली कि पता नहीं कौन है जो इतनी ज़ोर से दस्तक दे रहा है। बिजली जा चुकी थी और वो दस्तक मज़ीद तेज़ हो चुकी थी। मैंने फ़ौरन एक हाथ में टॉर्च उठाई और शौहर का फ़ोन कान से लगाए दरवाज़ा खोलने के लिए जाने लगी। अलबत्ता शौहर ने मना कर दिया था कि दरवाज़ा मत खोलना, बस देखो कि आखिर बाहर है कौन। खुदा न खास्ता अगर वो कोई चोर उचक्के हुए तो तुम फ़ौरन पुलिस को कॉल करो। मैंने शौहर की बात पर अमल करते हुए धीरे धीरे कदम दरवाजे की जानिब बढ़ाना शुरू कर दिए। अभी मैं गेट के पास पहुंचकर छोटे से सुराख से बाहर देखने लगी थी, तभी मुझे अपने पीछे से कई आवाज़ें आईं। एक तो बादल का गरजना और बिजली का चमकना, दूसरा घर की दीवारों से तेज भारी कदम ज़मीन पर पटकने की आवाज़ों ने तो मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। मैं बौखला कर पीछे मुड़कर देख भी नहीं पाई थी क्योंकि खौफ की शिद्दत इस कदर हावी हो गई थी। मुझे डर था कि अगर मैंने पीछे पलट कर देखा तो शायद मेरी जान ही चली जाएगी। वहीं शौहर फ़ोन पर हेलो हेलो कहकर बार बार मुझे मुखातिब कर रहा था, मगर मुझ में तो इतनी हिम्मत ही नहीं रही थी कि मैं बोलकर उसे बता सकती कि आखिर हुआ क्या है। मैंने दरवाजे के साथ खुद को टिकाया और जो ही हल्की सी गर्दन मोड़कर पीछे देखा तो मेरा वजूद कांप कर रह गया, क्योंकि घर में तो 5 लोग पिछली दीवार से कूदे थे। मैं चूंकि दरवाजे के पास खड़ी थी और टॉर्च भी बंद हो चुकी थी, इसीलिए वो मुझे नहीं देख पाए। वो 5 हट्टे कट्टे मर्द आखिर मेरे घर में क्या करने आए थे? उनका चेहरा बिल्कुल वाज़ेह था, उन्होंने तो अपना चेहरा भी नहीं छुपा रखा था। मेरे जहन में बेसाख्ता पठान आया। कहीं उस पठान ने तो मेरे साथ इतना सोचना था कि मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसी पल दरवाजे पर एक बार फिर शदीद दस्तक हुई। दरवाजे पर दस्तक होना थी कि वो मशकूक लोग भी चौकन्ने हो गए और दरवाजे की जानिब देखने लगे। उनकी नज़र दरवाजे की जानिब पड़ना थी कि तभी आसमान पर बिजली चमकी और बिजली चमकने की रोशनी उन चोरों ने मुझे साफ देख लिया। मेरी हालत ही कुछ ऐसी थी, बारिश की वजह से बाल भीग चुके थे और कपड़े भी गीले थे। मैं तो दुपट्टा लेना भी मुनासिब न समझा था। अपने ही ध्यान में बाहर चली आई थी और अब उन लोगों को देखकर मुझे शर्म महसूस हो रही थी। वो मर्द मुझे मशकूक नज़रों से देखते हुए मेरी जानिब बढ़ने लगे। उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैली हुई थी। यूँ लगता था जैसे मेरे लिए यहाँ आए हैं। मैं चीखते हुए फ़ौरन दूसरी जानिब भागने लगी, मगर तभी दरवाजे के बाहर से जो आवाज़ आई वो सुनकर मेरे कदम वहीं रुक गए। ये तो वही आवाज़ थी जो मेरा शौहर लीबिया में काम करता था। उसकी वहीं पर एक अच्छी नौकरी लग चुकी थी। वो महीने के लाखों रुपए कमाकर हमारी जानिब भेजा करता था। मेरे 4 बच्चे थे और चारों ही मुझे बेहद अजीज थे। बाकी सौदा सिर्फ तो मैं ऑनलाइन मंगवा लिया करती थी, मगर बच्चों को स्कूल छोड़ने और वापस लाने की जिम्मेदारी मेरी थी। मगर कई रोज़ से मुझे उन्हें छोड़ने में काफ़ी दिक्कत पेश आ रही थी। एक रोज़ जब मैं बच्चों को छोड़ने के लिए स्कूल गई तो एक पठान ने मेरी गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी लगा दी। मैंने उस वक्त गाड़ी रिवर्स करना थी, मगर पलट कर देखा तो गाड़ी अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रही थी। मैंने कई बार हॉर्न बजाते हाथ का इशारा भी किया कि भाई अपनी गाड़ी थोड़ी सी पीछे करो, मुझे रास्ता दो, मगर उसने तो मेरी एक ना सुनी। आखिरकार बिला वजह ट्रैफिक जाम होने की वजह से मुझे बच्चों को स्कूल लाने से देर हो गई। मैंने समझा कि शायद ये एक दिन का स्यापा है, मगर ये तो अब रोज़ का मामूल बनता जा रहा था। अगले रोज़ जब मैं बच्चों को स्कूल में छोड़कर वापस घर के लिए आ रही थी तो एक बार फिर एक गाड़ी ने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। मैं जहाँ जहाँ गाड़ी घुमाती वो गाड़ी भी वहीं मेरे पीछे आ रही थी, यहाँ तक कि वो कार बिल्कुल मेरी कॉलोनी में पहुँच गई। मुझे तो मशकूक लगने लगा था कि आखिर वो गाड़ी मेरे ही पीछे क्यों आ रही थी। मैंने जब गाड़ी के शीशे से उस गाड़ी की जानिब ध्यान दिया तो इसमें बैठे हुए शख्स को देखकर चौंक सी गई। इसमें
25-26 साल की उम्र का पठान बैठा हुआ था और उसके चेहरे के खदोखाल और रंग रूप से ये बात वाज़ेह थी कि वो एक पठान कबीले से ताल्लुक़ रखता है। उसके चेहरे पर शदीद करख्तगी थी, वो संजीदा था मगर उसके माथे पर गुस्से से बल पड़े थे। उसने गाड़ी को लाकर एक बार फिर मेरी गाड़ी के पीछे रोक दिया और फिर गाड़ी से उतरकर मेरी जानिब आने लगा। मेरे दिमाग में तो वैसे भी पठानों का कोई अच्छा तासुर नहीं था। मैंने तो जब भी फिल्मों में या फिर आम तौर पर देखा था तो मेरे दिल में इनके लिए एक ही तस्वीर बनती थी कि वो या तो बंदूकें उठाकर घूमते रहते हैं या फिर कत्ल व गारत ही करते रहते हैं। इस पठान को जब गाड़ी से उतरकर अपनी जानिब आते देखा तो मेरे होश उड़ गए। दिल में एक अजीब सा खौफ सर उठाता कि वो मुझे कहीं मारने तो नहीं आ रहा। उस वक्त तो वो पठान शक्ल सूरत से कहीं से भी कोई अमीर नहीं लग रहा था। उस कार का मालिक तो बिल्कुल भी नहीं लगता था। ऐसे लगता था जैसे वो कोई आम सा मुलाजिम हो या फिर उस कार का ड्राइवर ही हो सकता था। वो मेरी जानिब आता इससे पहले ही मैंने गाड़ी जन से चलाई और फौरन गलियों से गुजरकर अपने घर की जानिब चली आई। यहाँ पर 3-4 रास्ते थे, इसीलिए मुझे उम्मीद थी कि वो शख्स अब मुझे नहीं ढूंढ पाएगा। घर के अंदर पहुंचकर ही मैंने सांस ली थी। मैं लंबे लंबे सांस लेती घर में दाखिल हुई और एक दफ़ा छत पर जाकर गली का मंजर ज़रूर देखा तो दूर एक गली में मुझे वो पठान घूमता हुआ दिखाई दिया जो मशकूक नज़रों से हर सू शायद मुझे ही ढूंढ रहा था। आखिर वो मेरा ताक़ुब क्यों कर रहा था? वो तो शक्ल से ही मुझे कोई गुंडा दिखाई देता था। मेरा तो हलक खुश्क हो चुका था। आखिर एक ऐसी मुसीबत बैठे बिठाए आन पड़ी थी। दिल में अजीब व गरीब से वसवसे आने लगे थे। छुट्टी का टाइम हो तो मुझे अपने बच्चों को लेने के लिए भी जाना था, मगर उस पठान के खौफ से तो मैं बाहर निकलना ही नहीं चाहती थी, मगर बच्चों को लाना भी लाजमी था। इसीलिए अपनी गाड़ी की जगह मैंने एक टैक्सी बुक की और इसमें बैठकर बच्चों को लेने के लिए जाने लगी। हो सकता था उसने मेरी गाड़ी पहचान रखी हो। अगर मैं गाड़ी बदल कर जाऊंगी तो शायद मेरा पीछा नहीं कर सकता था। उस रोज़ तो वो मुझे कहीं नज़र ना आया, मगर अगले ही रोज़ जब दोबारा मैं अपनी गाड़ी में गई तो एक बार फिर वो मेरा पीछा करने लगा। वो बार बार अपनी गाड़ी रोक रहा था या बिला वजह हॉर्न बजाकर शोर पैदा करता रहता। मुझे तो गुस्सा आने लगा था। आखिर इस लड़के का मकसद क्या था? वो क्यों मेरा ताक़ुब कर रहा था? अभी मैं बच्चों के लिए अपनी कॉलोनी में दाखिल ही हुई थी कि तभी उसने आकर गाड़ी मेरी गाड़ी के सामने रुकवा दी। दिल तो जैसे सीने में ही थम कर रह गया था कि कहीं वो मुझे अकेला देखकर मेरे साथ कुछ गलत ही ना कर डाले। वो गाड़ी से उतरा और मेरे पास आकर पश्तो ज़बान में कुछ कहने लगा। मैं हैरानगी से उसका चेहरा देखने लगी क्योंकि मैं तो पंजाबी थी। मुझे भला पश्तो कैसे समझ में आती? मेरे चेहरे के तासुरात देखकर उसे अंदाज़ा हो गया कि वो टूटी फूटी उर्दू में मुझसे कहने लगा, ओ मैडम, हमको तुम्हारा नंबर चाहिए, तुम हमको अपना नंबर दो, हम तुमसे बात करना चाहता है। उसका अंदाज देखकर मैंने फौरन उसे कहा कि दफ़ा हो जाए यहाँ से। दोबारा अगर मेरा पीछा करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी और तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। वो मुझे हैरत से दीदे फाड़े देखने लगा। मैं अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर तक चली आई। पठान तो मेरे पीछे ही पड़ चुका था। शौहर की रोज़ाना लीबिया से कॉल आया करती थी। मैंने अब उसके बारे में शौहर को भी बता दिया था। शौहर कहने लगा कि ऐसे लोगों से ज़्यादा बातचीत मत करना। अगर तुमसे हैंडल नहीं हो रहा तो बेशक पुलिस में इसके खिलाफ कंप्लेन कर दो। 2 दिन गुजार कर आएगा तो सारी ठरकपन बाहर निकल आएगा। मैं भी अब यही सोच चुकी थी कि अगर उसने मुझे मजीद तंग किया तो मैं उसे पुलिस के हवाले कर दूंगी। इस धमकी के बाद वो दोबारा मुझे 2 दिन तक कहीं नजर ना आया, मगर एक रोज जब मैं दोबारा कुछ सामान लेने के लिए घर से निकली तो वो पठान मुझे नजर आया और एक बार फिर मशकूक नजरों से मुझे देखता हुआ मेरे पास आया और फिर कहने लगा कि हमको तुम्हारा नंबर चाहिए, तुम हमको अपना नंबर दो, तुमसे बहुत ज़रूरी बात करना है। अगर तुमने हमारी बात ना सुनी तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। मैंने एक उचाट सी नज़र उसके चेहरे पर डाली। खुद तो वो सूखा हुआ तिनका था, आखिर मेरी क्या मदद करना चाहता था? मगर खैर, उसे देखकर मुझे तो ये अंदाज़ा हो चुका था कि कम से कम वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला, मगर शायद कोई दिल फेंक आशिक था जो मुझ पर दिल हार बैठा था और अब ऐसी बातें कर रहा था। मैंने उसे कहा, देखो भाई, मैं कोई कमारी 18 साल की दोशीज़ा नहीं बल्कि 35 साल की औरत हूँ और मेरे 4 बच्चे हैं। मेरा शौहर लीबिया में रहता है, मगर वहाँ रहने के बावजूद उसके पाकिस्तान में बहुत असर और रसूख मौजूद हैं। अगर मैंने उसे अभी कॉल की तो तुम्हें चुटकियों में अंदर करवा सकता है, इसलिए बेहतर है कि मेरा पीछा छोड़ दो। इतना सुनकर वो तंदिया अंदाज में जमाई लेने लगा और बोला, तुम पठान को धमकी देती है? शायद तुम जानता नहीं कि हम कौन हैं। अगर जानता होता तो हमको ऐसी धमकी हरगिज़ ना देता। अब चुपचाप अपना नंबर हमारे हवाले करो, वरना तेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तुम बाद में खुद ही पछताती फिरेगा। इस बार तो मुझे पठान की कोई बात समझ ना आई, मगर आखिर को एक नंबर ही तो था। अगर कुछ गलत कहता तो फौरन उसे ब्लॉक कर देती, उसकी जगह नई सिम ले लेती। मैंने फौरन नंबर लिखा और उसके पास फेंक कर वापस घर आ गई। पठान को मैं नंबर दे चुकी थी, मगर नंबर देने के कई रोज़ बाद भी ना पठान ने मुझे दोबारा
वो नजर आया और ना ही उसने मेरे नंबर पर कॉल की थी। न जाने वो मेरे नंबर का क्या करना चाहता था। कहीं वो मेरे नंबर का कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं करना चाहता था। दिमाग में कई वसवसे और ख्यालात आ रहे थे। अगले रोज तक शदीद बारिश का सिलसिला शुरू था। मेरे बच्चे बारिश में खेल कूद करने के दौरान मेरा मोबाइल भी बाहर ले गए और उसके स्पीकर में पानी चला गया। मोबाइल पर मेरी आवाज़ तो मुकाबिल को सुनाई दे जाती, मगर मुझे वो बात कट कट कर सुनाई दिया करती। अभी शाम का ही वक्त था, मुझे एक रॉन्ग नंबर से कॉल आई। पहले तो मैंने कॉल काट दी, मगर फिर पठान का सोचकर जब कॉल इन की तो आगे से पठान ही था। वो कहने लगा, खातून मेरी बात गौर से सुनो। मैं तो सिर्फ इतना ही सुन पाई थी, क्योंकि उसके बाद तो वो आवाज़ आना ही बंद हो चुकी थी। आवाज़ इस कदर कट कट कर आ रही थी कि मुझे अल्फाज समझ नहीं आ रहे थे, और तभी मेरा मोबाइल बंद हो गया। न जाने वो पठान मुझसे क्या बात करना चाहता था, मगर अब तो मेरा मोबाइल ही बंद हो चुका था। मैंने अपने पास रखा और दूसरा मोबाइल ऑन कर लिया और इस पर शौहर को आज की होने वाली रुदात बताने लगी। मौसम काफ़ी ख़राब था। बच्चे तो बारिश में खेल खेल कर बुखार कर बैठे थे। मैंने सबको दवा दी और सुलाने के लिए लिटा दिया, मगर तभी तेज़ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तभी दरवाजे पर भी दस्तक होने लगी। मैं गहरी नींद में सो रही थी, मगर शौहर की कॉल आई तो फ़ौरन उठा ली। मैंने दस्तक पर ध्यान न दिया। अभी शौहर के साथ बात करने कुछ देर हुई थी कि एक बार फिर दस्तक शुरू हो गई। दस्तक के साथ ही बारिश और बिजली भी चमकना शुरू हो गई। मैंने फ़ौरन दरवाजे की जानिब देखा, मगर खोलने की हिम्मत ही न हुई। न जाने कौन था जो इस वक्त दरवाज़ा खटखटा रहा था। शौहर को बताया तो वो कहने लगा कि जाकर दरवाजे के सुराख से देखो कि बाहर कौन है, मगर दरवाज़ा हरगिज़ न खोलना। मैं भी दरवाजे के पास पहुंची ही थी कि मुझे भारी भरकम कदम घर की दीवार से अंदर आते हुए दिखाई दिए। जो फ़ौरन पलट कर देखा तो 5 हट्टे कट्टे मर्द अंदर कूद रहे थे। उनका चेहरा भी वाज़ेह था। उन्होंने चेहरा छुपा ही नहीं रखा था। मेरे वजूद में सनसनी सी दौड़ गई कि कहीं पठान ने तो मेरे साथ ये सब साजिश तो नहीं की थी। इस घर में तो मैं रहती भी अकेली थी और मेरे मासूम बच्चे। मगर तभी दरवाजे पर दस्तक एक दफ़ा फिर गूंजी। दस्तक होना थी कि वो मूंछों वाले मर्द जो पिछली दीवार से कूद कर आ रहे थे गेट की जानिब देखने लगे। तभी बिजली चमकी और मेरा वजूद उनके सामने वाज़ेह हो गया। मेरे तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि वो पांचों मेरी जानिब बढ़ने लगे थे। तभी दरवाजे से आवाज़ गूंजी कि मैडम जी जल्दी दरवाज़ा खोलो, हम तुमको इनसे बचा लेगा। मैंने हड़बड़ा कर फ़ौरन दरवाज़ा खोला और सामने वही पठान खड़ा था। वो भाग कर अंदर दाखिल हुआ। उसके साथ 2-3 और भी लोग थे। वो हैरानगी से उस पठान को देखने लगे थे जो हाथ में डंडे और औजार लिए उन्हें मार रहे थे। कुछ देर बाद पुलिस भी आ गई और उन चोरों को पकड़ लिया। मैं तो रोती हुई बच्चों को सीने से लगाए इस सारे मंजर को समझने की कोशिश करने लगी। सब कुछ हुआ ही इस कदर तेज़ी से था। तभी वो पठान मेरे पास आया और आकर कहने लगा, बाजी तुमको शाम को कॉल करके आया था कि तुम्हारे घर में आज वारदात होने वाले है, मगर तुम तो मेरी सुनते ही नहीं। मैंने अपने मोबाइल की खराबी पठान को बता दी। बहरहाल वो पठान एक ड्राइवर था, मगर एक खुफिया जासूस के तौर पर भी पुलिस के लिए काम करता था। पुलिस ने उसको एक गाड़ी दे रखी थी। उसका काम था शहर की तंग गलियों और ऐसे लोगों से जाकर मिलना, लोगों को बिठाकर एक मकाम से दूसरे मकाम तक पहुंचाना जहां पर चोर डाकू और दहशतगर्दों का बसेरा था। वो जब चोर उचक्के उस पठान की गाड़ी में बैठकर सफ़र करते तो कोई न कोई ऐसी बात ज़रूर करते जिसे सुनकर वो पुलिस वालों को सुराग देता। दरअसल उन चारों चोरों ने मुझे मेरे बच्चों समेत स्कूल से लाते हुए देख लिया था। हम लोग पूरी कॉलोनी में सबसे खुशहाल थे। उन्होंने जब मेरे घर को देखा तो फ़ौरन फैसला किया कि मेरे घर में डाका डालेंगे। उनके बीच हुई ये बातें ही पठान सुन चुका था। तभी बार बार मुझे अकेले में मिलकर सब कुछ बताना चाहता था, मगर मैं तो उसे गलत समझ रही थी। जब हकीकत का इल्म हुआ तो दिल से पठान का शुक्रिया अदा किया। पठान मेरे सर पर हाथ रखकर बोला कि बाजी दोबारा जब ज़रूरत हो तो मुझसे ज़रूर राब्ता करना, तुम्हारा भाई हमेशा हाजिर रहेगा। मैं तो हैरान थी कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। उस पठान का मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं था, मगर उसके बावजूद उसने मेरी इस कदर मदद की थी। मैं दिल से उसकी मशकूर थी और उसको ढेरों दुआएं देने लगी।